एक 14 साल की लड़की अपनी मां को लेकर एक थाने में पहुंचती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं तो उसके बाद मां अपनी बेटी से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि गरीब लोगों का कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ही जल्दी थी कि तुम्हें ऐसा करना है। अब इस बात को सुनकर बेटी भी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिस व्यक्ति को समाज से भी आप कह सकते हो, जिसका नाम सतवीर होता है। वह पढ़ा लिखा था और उसके बाद जब 14 साल की बच्ची से ये बात सुनता है और उसके चेहरे पर काफ़ी उदासी के भाव देखता है, तो वह उससे उसके बारे में पूछता है कि किस बात की कंप्लेंट लिखाने के लिए आई हो। और जैसे ही वो लड़की अपनी समस्या को उस व्यक्ति को बताती है तो यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये नहीं लिखेंगे, इससे बड़े अधिकारी हैं वो तो तुम्हारी कंप्लेंट लिखेंगे। ऐसा कहकर जो व्यक्ति होता है वह उसे एसपी साहब के पास ले जाता है और जब एसपी साहब इस मामले पर संज्ञान लेते हैं तो सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और सभी को एक सीख भी मिलती है। क्या थी उनकी ऐसी समस्या जिसे लेकर बेटी मां को जबरदस्ती थाने में ले गई थी कि कंप्लेंट करते हैं, और उसकी कंप्लेंट पुलिस वालों ने क्यों नहीं लिखी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के सासाराम जिले के अंदर एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम बीरपाल होता है, वह एक गांव के अंदर रहा करता है। बीरपाल के घर में उसकी पत्नी है और एक उसकी बेटी है जिसकी उम्र महज 14 साल अभी अभी होने वाली है। बीरपाल जो होता है वह अपने परिवार के साथ बड़ा ही खुश है। यहीं पर छोटी मोटी मेहनत मजदूरी कर लिया करता है और अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, यानी कि अपनी बेटी को भी बड़ा कर रहा है, परिवार को आगे बढ़ा रहा है। और उसी दौरान यहाँ पर जो बीरपाल होता है, एक दिन एक हादसे की वजह से उसके पैर में गंभीर चोट आ जाती है, जिस चोट के वजह से वह काफ़ी दिनों तक बिस्तर में टिका रहता है। अब और तो कोई सहारा ऐसा नहीं था जिससे वह अपने परिवार को पाल सके और बेटी और अपनी पत्नी को वह मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने नहीं देता है। इधर उधर से कर्ज लेता और कर्ज लेकर अपना इलाज करवाता रहता है। धीरे धीरे 3 से 4 महीने उसे बिस्तर में पड़े पड़े हो जाते हैं और जब तक वो ठीक होता है तब तक कर्ज इतना बढ़ गया था कि कर्जदार घर पर आकर उसे खरी खोटी बातें सुनाने लगते हैं और यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी बातें वो कहकर जाया करते हैं। अब इन बातों से बीरपाल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। इधर उसकी पत्नी भी और साथ में घर में जवान होती हुई एक बेटी भी है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो बीरपाल होता जैसे ठीक होता है तो वह उन लोगों से मोहलत लेकर, जो उसे कर्ज कर दिया था जिन्होंने, मोहलत लेकर कहने लगता है कि भाई देखो, मैं ना बाहर जाकर कमाऊंगा और उसके बाद जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहकर जो बीरपाल होता है वहाँ से बाहर चला जाता है लुधियाना पंजाब में और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिला करते हैं। अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वह यहीं पर छोड़कर गया था और इधर जो पत्नी होती है जिसकी उम्र 35 साल है बीरपाल की, वह भी सोचने लगती है कि पति वहां से कमा रहा है तो थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी मैं भी कर लेती हूँ, क्या चला जाएगा मेरा, क्योंकि घर का खर्च अगर मैं निकाल लूंगी तो जल्द से जल्द वो पैसे पड़ जाएंगे और उसके बाद पति फिर से हमारे पास आकर रहने लगेगा। ऐसा सोचकर जो बीरपाल की पत्नी होती है वह पड़ोस के ही एक जिम्मेदार के खेतों में खेती बाड़ी करवाने के लिए जाने लगती है। वहां से उसे कुछ पैसे मिला करते हैं और साथ में कुछ सामान भी मिल जाया करता है, यानी कि फसल वगैरह जो कुछ भी जिस तरह का सिस्टम हुआ करता है उसी तरह से मिल जाया करता है। अब जो जमींदार होता है उसका ही एक दोस्त होता है जो कि गांव का सरपंच था और गांव के सरपंच के अंडर में कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनको वो अपने पास पाल कर रखा करता था, यानी कि उनका खर्चा उठाया करता था। और वे एक तरह से आवारा लड़के आप कह सकते हो, शराब वगैरह पीना, किसी से भी मन चाहे लड़ाई कर देना, और इसी तरह से वो उन्हें अपने पास पाला करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे कुछ भी कहा करता है या कोई भी बात इधर उधर की हुआ करती है तो वह लोगों से कहकर उसे सबक सिखवा दिया करता है। सरपंच जो था वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था और सरपंच का जो लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है, वह एक दिन उनसे मिलने के लिए, यानी कि उस जमींदार से कुछ काम के लिए उसके खेतों पर पहुंच जाता है। अब वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो बीरपाल की पत्नी और उसकी बेटी को खेतों में काम करते हुए देखता है, क्योंकि बीरपाल की पत्नी अपनी बेटी को अपने साथ ही लाया करती है, जमाना बहुत खराब है इस चीज को देखते हुए। और वहां पर जब सोनू की नजर उन लोगों पर पड़ती है तो उसके बाद जो सोनू है वो उनके पास जाता और कहता है देखो, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हो। यहां पर यह बात सुनकर बीरपाल की जो पत्नी होती है वो कहती है कि अगर कोई जरूरत होगी तो आपको जरूर से बताऊंगी भैया। इस बात को कहकर वह अपने काम में लग जाती है, लेकिन जो सोनू होता है उसकी गलत निगाह दोनों माँ बेटी पर होती है।
इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक जो कर्जदार होता है जिसे बीरपाल ने कर्ज लिया था वह वहां पर आ जाता है और आकर उसकी पत्नी बीरपाल की पत्नी से कहने लगता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, मोहलत गलत दे दी, मुझे ज़रूरत है तो अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब यहाँ पर जो बीरपाल की पत्नी होती है वो उसे समझाती है, कहती है कि भैया कोई बात नहीं, अभी मेरे पति यहाँ नहीं है तो आप जब वो आ जाए तो उनसे बात कर लेना, मैं घर पर अकेली हूँ और ऐसा ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि देखो शाम तक की मोहलत है तुम्हारे पास, कहीं से दो मुझे पैसे, मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल पैसे चाहिए। ऐसा कहकर धमकाते हुए वहां से चला जाता है और इसके बाद जो बीरपाल की पत्नी होती है वह काफी ज्यादा परेशान तो होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में उस सोनू नाम के लड़के का ख्याल आता है जो खुद से मदद के लिए ऑफर कर रहा था। इसके बाद जो बीरपाल की पत्नी होती है वह सीधा उस सोनू के पास जाती है और कहती है कि भैया ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति है, उससे पति ने कर्ज लिया था और वह कुछ मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है, बुरी तरह से धमका कर गया है, चारों तरफ के लोग बातें बना रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद जो सोनू होता है वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर जो सोनू होता है उस व्यक्ति को धमका देता है और कह देता है कि जब उसका पति आ जाएगा तो तुम्हें पैसे दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह शाम को नहीं आता है और इस बात से बीरपाल की पत्नी को शांति होती है। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 8 से 9 बजते हैं तो उसी दौरान उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही बीरपाल की पत्नी दरवाजा खोलती है तो सामने सोनू खड़ा हुआ था अपने 3 दोस्तों के साथ। उसके हाथों में शराब की बोतलें थी और उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हम अंदर आकर यहाँ पर शराब पी सकते हैं। वो सभी के सभी शराब के नशे में धुत थे, तो इसी वजह से बीरपाल की जो पत्नी होती है वह एकदम से उनके चेहरे को देखकर डर जाती है और सोचती है कि कहीं इसने मना किया तो उसके बाद ये कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, और वह उन्हें अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद वो लोग शराब पीने लगते हैं और वहीं पर घूमते घूमते उसकी 14 साल की बेटी आ जाती है। अब जैसे उसकी 14 साल की बेटी वहां पर आती है तो वो लोग उस माँ पर, उस बेटी पर, दोनों पर गंदी निगाह रखने लगते हैं और तीखी तीखी नजरों से उसे देखकर तरह तरह की बातें उनके बारे में कहने लगते हैं कि जवान हो गई है बेटी और अब तो ये शादी की हो चुकी है, क्यों ना इसके साथ ऐसा कर दे, क्यों ना इसके साथ वैसा कर दे। और इन बातों को सुनकर बीरपाल की जो पत्नी होती है वह काफी ज्यादा डर जाती है और उसके बाद खुद और अपनी बेटी को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। थोड़ी देर तक वो लोग बाहर शराब पीते हैं और तरह तरह की बातें कहते हैं ताकि बीरपाल की पत्नी बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आती है और अपनी बेटी को छुपाकर घर के अंदर बिठा लेती है। इसके बाद थोड़ी देर वहां पर शराब पीने के बाद और उनसे कहने के बाद वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बेटी और माँ होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा डरे सहमी थी और अगले ही दिन वो लोग सरपंच साहब से इस बात की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि साहब इस तरह से सोनू से हमने थोड़ी सी मदद दी थी, लेकिन उसके बदले वो शराब पीने के लिए घर आ गया और उसके बाद मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ बहुत गलत करने की कह रहा था और धमकी दे रहा था। इस बात को सुनकर जो सरपंच साहब होते हैं, अब जो सोनू था वो तो उनका खास आदमी था, भला उसके खिलाफ को कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। वह कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम खामखाएं उसको बदनाम कर रही हो, मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सही लड़का है और तुम जाओ अपना काम करो और इस बारे में अगर पुलिस वगैरह में जाने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वह उल्टा उन दोनों माँ बेटी को धमका देता है और धमका कर वहां से वापस भेज देता है। अब दोनों माँ बेटी वापस आकर घर में तो आ जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बड़ा डर लगता है और उसके बाद रात के समय वे दरवाजा नहीं खोलती हैं। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद एक दिन शाम के समय जब दरवाजा खुला हुआ था तो तभी सोनू अपने 4 दोस्तों के साथ फिर से वहां पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद उस महिला और उसकी बेटी के साथ गलत हरकतें करने लगता है, उससे छेड़छाड़ करने लगता है। यहाँ पर इस बात को देखते हुए जो महिला होती है यानी कि बीरपाल की जो पत्नी थी जिसकी उम्र 35 साल थी, वो कैसे न कैसे करके अपनी बेटी को उनसे छुड़ाकर कमरे के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि बेटी अंदर से दरवाजा लगा ले और बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना। उसके बाद वो चारों जन उसके साथ दरिंदगी करते हैं। यहाँ पर वह कहते हैं कि अपनी बेटी को बाहर निकाल, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मैं तो हूं ना, मेरे साथ जो कुछ भी करना है वो कर लो, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल है। तो वो लोग उसके साथ अपना मन भर के जो कुछ भी करना होता है वो कर लेते हैं और करने के बाद कहते हैं कि कल लाएंगे और कल बेटी को तैयार रखना।
ऐसा कहकर वो लोग तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद माँ फूट फूट कर रोने लगती है और जो 14 साल की बेटी थी वो इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि क्या क्या हुआ उसके साथ और क्या परिस्थितियां घर के बाहर हो रही थी। वह दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलकर अपनी माँ को संभालती है और रोते हुए उसकी आंखों के आंसू पहुंचती है। कहती है कि माँ हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। माँ जो होती है वो कहती है कि बेटी पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरपंच की पुलिस से अच्छी जान पहचान है और सरपंच का नाम सुनते ही वो लोग मना कर देंगे। इस बात को सुनकर बेटी जो होती है वो जिद करती है और कहती है कि माँ इस तरह से हम लोग सहन नहीं कर सकते और हम जरूर से पुलिस के पास जाएंगे, सुबह हम लोगों को पुलिस के पास चलना होगा। ऐसा कहकर बेटी जैसे तैसे करके माँ को मना लेती है और अगले दिन जैसे सुबह होती है तो दोनों माँ बेटी जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों को जब अपनी समस्या बताती हैं कि इस तरह से सरपंच के पाले हुए कुछ लड़कों ने ऐसे ऐसे उनके साथ किया है, तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उनकी कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देते हैं। अब दोनों माँ बेटी अपने चेहरे पर गहरी उदासी लेकर वहां से बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक सतवीर नाम का व्यक्ति जा रहा था। अब माँ बेटी जब बाहर निकल रहे थे तो माँ कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि उस सरपंच के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा और पुलिस मुझसे मिली हुई है, अब गरीबों की सुनने वाला कौन है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतवीर होता है वह एकदम से उनके चेहरे की तरफ देखता है और जब चेहरे पर गंभीरता के भाव उन्हें साफ साफ दिखाई देते हैं तो उसके बाद वह कहता है कि बेटी क्या हुआ और क्या समस्या है आपकी जिसको पुलिस ने नहीं सुना है। अब इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन तभी बेटी अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है कि अंकल हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। पूरी कहानी रो रो कर वह सतवीर को सुना देती है और जब सतवीर सुनता है कि गरीब लोगों के साथ बहुत ही जाती हुई है तो उसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आंखों के आंसू को पहुंचने के बाद वह एकदम से कहता है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे साथ। एक यही पुलिस वाले नहीं हैं जो तुम्हारी सुन सकते हैं, इससे बड़े अधिकारी भी हैं और वो तुम्हारी बात को जरूर से सुनेंगे। यहाँ पर माँ फिर से मना करती है, कहती है कि साहब आप क्यों खामखाई हमारा टाइम और आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई बात नहीं हम देख लेंगे जैसे होगा। लेकिन बेटी जो होती है वो कहने लगती है कि माँ से कि माँ एक बार चल कर देख लेते हैं, क्योंकि ये बात हम जिंदगी भर सहन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है वह उन्हें लेकर सीधा एसपी के साथ चला जाता है और वो लोग भी उसके पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एसपी साहब के पास जाकर जब 14 साल की बेटी रो रो कर अपने घर की पूरी व्यथा एसपी साहब को बताती है तो एसपी साहब को इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता है और उसके बाद एसपी साहब फौरन से कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और दर्ज कराने के बाद उन चारों लड़कों को सलाखों के पीछे कर देते हैं। सलाखों के पीछे करने के बाद एसपी साहब गांव के सरपंच से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि सरपंच होने पर थू है तुम्हारे पर, क्योंकि जब वो महिला तुम्हारे पास इस तरह से आई थी और उसके बाद उसके साथ ये सब कुछ हो गया तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। इसके बाद सरपंच अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और यहाँ पर जब पुलिस वाले उस माँ का चेकअप करवाते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी बातें सत्यापित हो जाती हैं, क्योंकि इन चारों ने एक साथ उसके साथ वो सब कुछ किया है। बातें सत्यापित होने के बाद सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूतों को पेश करने की वजह से कोर्ट के अंदर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के दौरान उन लोगों को सजा मिल जाती है। लेकिन जैसे उनको सजा मिलती है, कोर्ट सजा सुना देता है, तो उसके बाद सरपंच कैसे भी करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक गरीब महिला की असमत लूटी गई थी और उसका सवाल था, तो उसी वजह से उनकी याचिकाएं बार बार रद्द होने लगती हैं। वो नीचे से लेकर ऊपर तक कोर्टों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर केस काफी ज्यादा स्ट्रांग था और सारे एविडेंस मिल चुके थे, तो उसी वजह से उनकी याचिकाएं रद्द होती रहती हैं और धीरे धीरे फाइनल फैसला ये होता है कि उनको सजा मिलकर रहेगी। वो लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और उसके बाद एसपी साहब जो होते हैं वो पुलिस वालों को भी खींचते हैं। कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसके जरिए मुझे तो तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन पहली वार्निंग समझ के छोड़ रहा हूं और इसके बाद ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लेना। पुलिस वाले भी हाथ जोड़कर एसपी साहब से माफी मांगते हैं और उसके बाद आगे से वो ऐसा कुछ भी ना करने की कसम खाते हैं, चाहे किसी के भी पावर हो या कुछ भी हो, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अब आगे काम करते हैं या नहीं करते ये तो भविष्य की गोद में छुपा हुआ है, लेकिन एसपी साहब का जो काम था वो काबिले तारीफ था और उससे भी ज्यादा काबिले तारीफ जो काम था वो सतवीर नाम के व्यक्ति का था, जो कि पड़ोस के गांव में रहा करता है। उसके बाद से लगातार वह उनके पास आकर उनका हौसला बढ़ाया करता है और बिटिया को, यानी कि जो 14 साल की बेटी है, उसको खूब सारी शाबाशी देता है। कहता है कि बेटी अगर तुम ना होती तो शायद तुम्हारी माँ का केस भी ऐसी दबा रह जाता जैसे बहुत सारे गरीब लोगों के केस दबे रह जाते हैं और वो फिर दोबारा से कहीं भी नहीं जाते हैं। तुम्हारी वजह से आज
माँ को तुम्हारी को न्याय मिल चुका है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जो सतबीर होता है वह बार बार उनके पास आया करता है और जब कुछ ही दिनों में वीरपाल यहाँ पर आता है और उसे पूरी बात पता चलती है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब चिंता मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और अच्छा किया तुमने जो उनको सजा दिलवा दी, वरना ये बात मैं सहन नहीं कर पाता और बहुत कुछ गलत उनके साथ में कर देता। इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह आज एकदम से अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि गलती मेरी ही थी। अगर मैं ना मदद मांगने के लिए उसके पास जाती और ना ही उसकी इतनी हिम्मत बढ़ती कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर देता, मुझे माफ कर देना। पति जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने तो अच्छा ही समझकर किया था। जब उसने खुद ने कहा था कि तुम मेरी मदद ले सकती हो, कभी भी कोई काम हो, तो तुम्हारी इसमें क्या गलती हुई? तुम कैसे भी परेशान मत हो और तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जिसकी गलती थी उसे सजा मिल चुकी है। पति वीरपाल आकर पूरे पैसे पटा देता है और आज के समय में वीरपाल अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करवा रहा है क्योंकि उसे भी उसकी बहादुरी बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।